कहानी के पार्ट 6 में हमने देखा था कि अचानक अयान को किसी का फोन आता है। तो अयान घबरा उठता है और प्रदीप के घर से सीधे अपने घर की ओर भागता है और कुछ जरूरी सामान लेकर फ्लाइट से लखनऊ रवाना हो गया, क्योंकि भव्या को कुछ लोग उठाने वाले थे। अयान को ये खबर काफी दिनों से थी और वो बराबर भव्या की जानकारी रखे हुए था। वह लखनऊ पहुंचा तो तय वक्त पर नियत स्थान पर पहुंचने में लेट हो गया और वो लोग भव्या को उठा कर रवाना हो चुके थे। खबरी की मदद से उसे पता लगा कि वे लोग किस तरफ गए हैं। तो यान भी मैप की सहायता से शॉर्टकट लेते हुए मेन रोड पर निकल गए और उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके बेहोशी का स्प्रे छिड़कर उनके चंगुल से भव्या को छुड़ा लिया। भव्या को संभालने में उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। वो उसे पहले से पहचानती थी, इसलिए उसके साथ कंफर्ट हो गई। तो अयान ने भव्या को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और नेक्स्ट डे वापस दिल्ली लौट गया। उसने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, नौकर ने बताया कि छोटी बेगम आई है, बैठक में है। अयान उस तरफ बढ़ गया और अंदर कदम रखते ही जैसे अरविंद पर नजर पड़ी, उसके जबड़े कस गए। वह आगे बढ़ते हुए बोला, इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुझमें कि मेरे घर के अंदर कदम रख दिया? तो अरविंद के कुछ बोलने से पहले ही सोनम बोली, आप कहाँ थे? तभी अयान ने अरविंद को घूरते हुए कहा, कुछ जरूरी काम से कहीं गए थे। तो सोनम ने पूछा, कहाँ? अयान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बताया तो है, कुछ जरूरी काम था। आपके मतलब की बात नहीं है। तो सोनम ने कहा, फिर भी मैं जानना चाहती हूँ। तो अयान कहता है, और हम बताना नहीं चाहते क्योंकि आपके मतलब की बात नहीं है। सोनम ने कहा, मेरे मतलब की बात है। भव्या कहाँ है? सोनम ने उसकी निगाहों में देखते हुए पूछा। अयान की नजर मिलते ही वो बोला, ये आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? इससे क्यों नहीं पूछती? सोनम ने आंखों से गुस्सा बरसते हुए कहा, क्यों पूछूं मैं इससे? ये मेरा कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है इससे। लेकिन आप मेरे पति हैं, आपसे सवाल जवाब करने का हक है मुझे। अयान ने उससे आंखें मिलाकर कहा, बेशक आपको हक है हमसे सवाल जवाब करने का, लेकिन इस तरह एक गैर के सामने। हम आपकी जगह होते तो हम आपसे अकेले में सवाल जवाब करते, इस तरह से नहीं। जिस लहजे में आप हमसे सवाल करे हैं उसे ये जाहिर हो रहा है कि आप हमें ऑलरेडी मुजरिम मान चुकी है। तो सोनम ने कहा, बात मत घुमाइए। तभी अयान ने गंभीरता से कहा, हम नहीं घुमा रहे बात। तो सोनम ने पूछा, आप लखनऊ थे? अयान चुपचाप उसका चेहरा देखता रहा। तो सोनम बोली, हाँ या ना जवाब दो। हाँ, अयान ने उसकी निगाहों में देखते हुए कहा। तो सोनम ने अब उसे मारने के लिए हाथ उठाया। तो अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक नजर उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा, फिर उसकी हथेली को चूम लिया। तो सोनम ने अपना हाथ खींच लिया। अरविंद के तो तन मन बदन में आग लग गई। वो एकदम से बोला, हिम्मत कैसे हुई उसे चूमने की? तो अयान ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, हिम्मत क्यों चाहिए? तेरी बीवी को चूम रहा हूं क्या? अपनी बीवी से प्यार जताने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तभी सोनम ने बीच में बढ़ते हुए कहा, बंद करो ये सब। मैंने पूछा, भव्या कहाँ है? कभी सोचा नहीं था कि अरविंद को मेरी नजरों में गिराने और मुझे वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए आप भव्या का इस्तेमाल करेंगे। इस हरकत के बाद आप मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखना। मुझे प्यार और जिम्मेदारी में से एक को चुनना हो तो मैं जिम्मेदारी ही चुनूंगी। भव्या मेरी जिम्मेदारी है, मेरी प्राथमिकता है, बाकी सब कुछ उसके बाद है, फाइनल। आया ने सोफे पर बैठते हुए कहा और बोला, चलिए आपकी ये तोहमत भी हम स्वीकार करते हैं। वैसे हमें यकीन नहीं हो रहा कि इसने आपसे ये सब कहा और आपने मान लिया। तो सोनम ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपने खुद अभी माना कि आप लखनऊ गए थे। तभी आया ने अपना हाथ हवा में उठा दिया, मतलब साफ था कि वो कुछ सुनना नहीं चाहता। अयान अब उठा और बेहद ठंडेपन के साथ अरविंद की आंखों में आंखें डालकर बोला, तो हमने भव्या को उठाया ना? चैलेंज करते हैं तुझे, पुलिस वाला है ना तू? 2 दिन का वक्त दिया, ढूंढ कर दिखा उसे और साबित कर कि हमें गुनहगार है, कि मैं गुनहगार हूँ। 2 दिन में तू अगर साबित नहीं कर पाया तो हम साबित करेंगे तूने भव्या को उठाया, ताकि तू हमें सोनम की नजरों में गिराकर अपना कद ऊंचा कर सके। और अगर 2 दिन में तू भव्या को नहीं ढूंढ पाया तो कभी सोनम के आसपास नजर मत आना, हम दोनों की जिंदगी से दूर जाना। तो अरविंद बिना किसी भाव के उसका चेहरा देखता रहा, फिर नजर हटाकर बोला, मंजूर है। 2 दिन मेरे लिए तो 24 घंटे काफी है। तो अयान ने कहा, ये भी देख ही लेंगे हम, तुम्हारी औकात पता है हमें। अब वह बाहर निकलने लगा तो अयान बोला, लगा ले अपनी पूरी टीम भव्या की खोज में, लेकिन इतना याद रखना कि हजारों जुगनू मिलकर भी एक चांद जितना नहीं चमक सकते, कोई मुकाबला है ही नहीं।
वह घन वह भून कर बाहर निकल गया तो सोनम भी जाने लगी। अयान ने आगे बढ़ चुकी सोनम का हाथ पकड़ लिया और बिना उसकी तरफ देखे बोला, आपकी नजरों में हमारे किरदार के लिए सवाल देकर आज हमें पहली बार बहुत बुरा लगा। आपकी बेकिनी ने हमें सुलगा कर रख दिया। हम नाराज हैं आपसे। अया ने अपनी बात कहकर उसका हाथ छोड़ दिया तो सोनम ने भी बिना उसकी तरफ मुड़े ही कहा, मुझे बस इतना पता है कि भव्य गायब है। दोनों में से जिसने भी ये काम किया है बहुत गलत है। मेरा दिमाग इस वक्त जरा भी काम नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कि आप दोनों में से कौन चाल चल रहा है। मुझे सिर्फ मेरी भव्या वापस चाहिए और वो भी सही सलामत। अब वो बाहर निकल गई और अयान सोफे पर बैठ गया। वह खुद से ही बोला, हम भव्या को आपको सही सलामत ही लौटाएंगे, लेकिन अभी उसे आपसे दूर और किसी की जानकारी में न रखना ही जरूरी है। अरविंद इतना गिर चुका है कि जरा भी गैरत नहीं बची उसमें। भव्या को उठाकर एक अनाथालय में बेचने वाला था। पल पल हमारी नजर उस पर ही रहती है। उसका मकसद सिर्फ आपको हासिल करना है। हम हमेशा से जानते थे कि वो भव्या को कभी नहीं अपना सकता। जो इंसान आपको हमारे नाम पर ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। देखना देखना है ये है कि देखना ये है कि वो इन 2 दिनों में क्या करता है। पहले 2 मौके दे चुके हैं हम उसे। पहली बार आपसे बदतमीजी करने पर और दूसरी बार खुद के साथ बदतमीजी करने पर। अब जिस भी हद तक गिरेगा, ये बस उसको तीसरा और आखिरी मौका दिया है। फिर कोई कसम कोई दीवार नहीं रोक सकेगी हमें। और उधर अरविंद पूरी जान लगा और उधर अरविंद पूरी जान लगा रहा था भव्या को ढूंढने के लिए। लखनऊ भी अपनी एक टीम को सिविल ड्रेस में भेज चुका था। चाहकर भी लखनऊ पुलिस की मदद नहीं ले सकता था वो, क्योंकि ऐसा करने पर छानबीन में वो खुद भी पकड़ा जाता। आखिर उठवाया तो उसने ही था ना। पहले भव्या को अयान को बीच रास्ते में भव्या को गायब कर ले गया। वैसे शाम होने को आई थी लेकिन भव्या का कुछ पता नहीं था। अयान घड़ी देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। जब 24 घंटे हो गए तो अयान बोला, साला 24 घंटे का दावा कर रहा था, 24 दिन भी दे दूं तो भी नहीं ढूंढ पाएगा। इतना बेवकूफ नहीं हो कि अपने किसी भी जानने वाले के यहाँ रखूंगा। भव्या अयान की एक फैन रिद्धि के घर आराम से सो रही थी। वो लड़की अयान को अपना भाई मानती थी और अयान की आवाज की प्रशंसक थी। अयान ने कई बार अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके उसकी फाइनेंशियली मदद की थी। एक बार उसने अयान को अपना कार्ड दिया था और लखनऊ आने पर घर आने का आग्रह किया था। अयान ऐसे तो कभी गया नहीं था, लेकिन उस रोज उस लड़की का कार्ड काम आ गया और अयान ने भव्या को वहीं सुरक्षित छोड़ दिया। लेकिन सोनम परेशान थी। भव्या से बात नहीं हो पाई थी। हरीश को जाने कितनी बार वो फोन लगा चुकी थी, लेकिन हर बार निराशा ही लगी। वो सोच में डूबी थी, बिना माँ बाप की बच्ची के साथ कितना गलत व्यवहार होता है। इसकी उदाहरण तो खुद मैं ही हूँ। घर वाले बदल जाते हैं तो फिर बाहर वालों से क्या उम्मीद रखें। भव्या को एक और सोनम नहीं बनने देना चाहती थी। उसके सिर पर हमेशा अपनी छाया रखनी चाहती थी। जाने कहाँ होगी वो बच्ची। अरविंद सही कह रहा था या फिर आयान। गलत सही कोई कोई भी नहीं हो, लेकिन भव्या तो गायब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, किस पर विश्वास करूं। भव्या जाने किस हालत में होगी। दूसरे दिन अयान पूरा दिन गुजार कर जब शाम ढलने लगी और अंधेरा बढ़ने लगा तो सोनिका और प्रदीप से मिलने चल दिया। अभी आधे रास्ते पहुंचा था कि तभी फोन बज उठा। कोई वीडियो था। अयान ने ओपन किया तो बेहोश प्रदीप नजर आया। अभी वह वीडियो खत्म हुआ तभी दूसरा वीडियो आ गया। सोनिका के चेहरे और हाथ के खुले हिस्से पर खरोच और जख्म थे। वह भी घायल हालत में बेहोशी कुर्सी से बंधी थी। तो अयान ने जबड़े बींच गए, हाथों की नसें तन गई। वह अरविंद को कॉल कर रहा था कि तभी वीडियो कॉल आ गया। अयान ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए चेहरे को निर्विकार कर लिया और फिर कॉल ली। तभी अरविंद हंसते हुए बोला, बहुत हीरो बनने का शौक है ना तुझे, देखते हैं तेरी हीरोगिरी। वैसे वीडियो पसंद तो आई ना। तो अयान ने जहर बुझे शब्दों से कहा, बड़ा खुश नजर आ रहा है तू। तूने अपनी मर्दानगी का नमूना भेजा भेजा है, इसी की खुशी है ना। ये फेयर गेम खेलने तो तुझे आता ही है ना। आ गया अपनी औकात पर। भैया को नहीं ढूंढ पाया तो मेरे करीबियों पर वार करके अपनी नाकामयाबी छिपा रहा है। अरविंद ने कहा, अबे चुप। अरविंद ने गुस्से से कहा, मर्दानगी तो अब दिखाऊंगा। आज ही शादी करूंगा तेरी सोनम से। अरविंद
अरविंद! अयान चीखा और उसके माथे की नसें तन गई। वो आगे बोला, जिंदा जला दूंगा तुझे। बर्दाश्त करने की जो हद होती है ना, उस हद को जब तक छू रहा था तू, अब तक मैं चुप बैठा था। पर अब उस हद को पार कर गया है तू। तभी अरविंद जोर से हंसने लगा और बोला, बड़ा अच्छा लगा तुझे इससे देखकर। एक बात बताऊं, पति के मरने के बाद तलाक की कोई जरूरत ही नहीं। तेरा इंतजाम मैं कर चुका हूँ। पहले प्रदीप और सोनिका को बचाएगा नंतू। तेरे लिए ही तो सब किया है। उन्हें अगर बचा भी लेगा तो भी तुझे मरना ही होगा। बहुत दे दिया सोनम को वक्त, अब और नहीं। तेरे जीते जी वो मेरी नहीं होगी। तुझे मार ही देता हूँ। तो अयान ने फोन बंद किया और गाड़ी में रखी अपनी हुड्डी पहन ली। फिर कहीं फोन लगाया और कुछ बात करने के बाद काट दिया। कुछ देर में एक मैसेज आया। उसे पढ़ने के बाद अयान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह वहां पहुंचा जहां पर दीप और सोनिका को रखा था। कोने में बैठकर कुछ किया और एक तरफ को हट गया। उसके बाद देखते ही देखते धुआं फैल गया। निगरानी के लिए लगे हुए लोग अपनी आंखें मलने लगे। तभी अयान ने प्रदीप के मुंह पर हाथ रखा। आधा गिलास पानी उड़ेल दिया। तभी अयान ने प्रदीप के मुंह पर पास रखा पानी आधा गिलास गिलास उड़ेल दिया। प्रदीप को छुड़ाकर उसे गले लगाया और तुरंत ही अलग होकर उसने आंखों से ही सोनिया के बारे में सवाल किया। प्रदीप ने उसे रास्ता बताया तो दोनों उस दिशा में बढ़ गए। रास्ते में आने वालों को अयान मार रहा था और प्रदीप बेहोशी की दवा मिले रुमाल का इस्तेमाल करके लोगों को बेहोश करता जा रहा था। ये रुमाल उसे अयान ने ही दिया था। वे दोनों सोनिका वाले रूम में पहुंच गए तो अयान और प्रदीप उनसे लड़ने लगे कि अयान ने उसे इशारे से सोनिका को छुड़ाने को कहा और खुद सबके साथ लड़ते हुए उन लोगों को सोनिका और प्रदीप तक पहुंचने से रोकता रहा। सोनिका होश में ही थी, बस बेहोशी का नाटक करके चुपचाप बैठी हुई थी। तभी प्रदीप उसे छुड़ाकर जैसे उसे गले लगाना चाहा, सोनिका तपाक से झुककर हाथ के बीच से निकल गई और बोली, ओ हीरो, रोमांस के बहुत मौके मिलेंगे आगे, अभी अयान की मदद करो। हाथ की सफाई का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहती थी। कुत्तों ने मिलकर मुझे कूटा, अकेले तो हिम्मत नहीं थी किसी में। मैं भी अब इनको काटूंगी, मैं भी अभी इनको कूटूंगी। तभी तीनों मिलकर अरविंद के आदमियों को मारने लगे तो अयान बोला, प्रदीप, प्रदीप, लोग कम है यहाँ, बाहर ज्यादा होंगे। तू नीचे जा, बेसमेंट से होकर रास्ता है एक, निकल जा सोनिका के साथ। सोनिका को सेफ रखना जरूरी है। मैं इन्हें निपटा कर निकल जाऊंगा बाद में। प्रदीप ने उसे झिड़कते हुए कहा, पागल है क्या? इतने लोगों से अकेले कैसे लड़ेगा? अरविंद तुझे जान से मारना चाहता है, इसलिए तो उसने सारा खेल रचाया है। वो तुझे मारकर सोनम को पाने का रास्ता साफ कर लेगा। आज वो शादी करेगा उससे। अयान की आंखों का भाव ही बदल गया। वो बोला, ऐसा तब होगा जब मैं नहीं रहूंगा, और मैं अरविंद को मारे बिना तो नहीं मरने वाला। तो प्रदीप ने उसे देखते हुए कहा, कहीं नहीं जा रहे मैं, हम साथ रहेंगे। वे तीनों मिलकर लड़ते रहे। फिर जब कोई नहीं बचा तो वे तीनों बाहर निकल गए। निकलते निकलते सोनिका ने उस आदमी को पहचान लिया जिसने उससे फोन छीना था। उसने उसकी जेब टटोल का मोबाइल निकाल लिया और उसे एक लात मारते हुए आगे बढ़ गए। सब बाहर मौजूद एक गाड़ी में बैठे और अयान ने गाड़ी अरविंद के हॉल की तरफ घुमा ली। उधर अरविंद ने सोनम को खुद से शादी करने को कहा तो सोनम ने साफ इनकार कर दिया। तब उसने सोनम को सोनिका की वही वीडियो दिखाई जो उसने अयान को भी भेजी थी। सोनम उसे देखते ही फोन पर झपट पड़ी और स्क्रीन पर हाथ रखते हुए बोली, सोनिका। तो अरविंद हंसते हुए बोला, अभी जिंदा है, लेकिन अगर शादी से इनकार करोगे तो वो जिंदा नहीं रहेगी। तभी सोनम ने गुस्से से कहा, पुलिस वाले होकर भी तुम्हें कानून नहीं पता? जब अयान मुझे तलाक नहीं दे रहा है तो कैसे कर लूं शादी? अलग तो हो गई हूं ना, फिर क्यों पीछे पड़े हो मेरे? भव्या को भी तुमने ही उठाया ना? अरविंद ने उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, उठाया था उसे, अनाथ आश्रम बेचने वाला था, और सारा इल्जाम जमील के सर पर डालना ताकि वो तुम्हारी नजरों में गिर जाए और तुम खुशी खुशी मुझे अपना लो। लेकिन वो एक कदम आगे निकला। उसने 20 रास्ते भव्या को हमारे चंगुल से छुड़ा लिया और जाने कहाँ रखा है। 2 दिन से इतने सारे लोग ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं मिली। अब तुम्हें तो मैं किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए जमील को ही दुनिया छोड़कर जाना होगा। अरविंद, सोनम चीखी और उसके गाल पर थप्पड़ मारना चाहा तो उसने सोनम का हाथ पकड़ लिया और बोला, इस तरह नहीं करते, होने वाले पति है भाई, हमारी इज्जत करो हमारी। सोनम ने अपना हाथ खींच लिया और वो बोला, अब तक तो वो ऊपर पहुंच ही भी चुका होगा, फोन कभी भी आ ही जाएगा, और तब तलाक का कोई चक्कर ही नहीं, तुम सिर्फ मेरी होगी। पंडित भी पहुंच ही चुका है, चलो शादी करते हैं।
ये सुनकर सोनम तो सन्न रह गई अयान के बारे में सोचकर। लेकिन अरविंद ने तभी धीरे से, शादी करें या सोनिका की भी मौत का इंतजार करना है? अगर शादी कर लोगी तो उसे जिंदा छोड़ देंगे, वरना वो भी मरेगी आज। तो सोनम पीछे को हटते हुए दीवार से लगकर कोने में बैठ गई। शरीर बिल्कुल ही खाली हो गया। इधर अयान कुछ दूर ही गया कि तभी उसकी गाड़ी को कुछ बाइक सवारों ने घेरना शुरू कर दिया। अयान ने प्रदीप की तरफ देखे बिना ही कहा, इसलिए कह रहा था कि चले जाओ तुम लोग, साथ रहोगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। जब देखो आ गए ना, अब देखो आ गए ना उसके भाड़े के टट्टू। तो सोनिका ने अपना मोबाइल निकाला और अयान को पावर देने के लिए उसमें वो वीडियो अयान के सामने कर दिया। उसमें अरविंद सोनम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अयान ने देखा तो उसने क्रोध का पारा न रहा, एकाएक गाड़ी को घुमाया, ऐसा ब्रेक लगाया कि धूल उड़ने से कुछ पल को सबको दिखना बंद हो गया। वो उन दोनों को गाड़ी में रहने को कहकर बाहर निकल गया और सफर अकेले ही टूट पड़ा। कुछ लोग धूल की धुंध में ही मारे गए और अब कुछ सामने से लड़ रहे थे। बेहद गुस्से में था। अयान बेहद गुस्से में था और किसी के भी हाथ पैर तोड़ने से उसे जरा भी दया नहीं आ रही थी। बेदर्दी से सबको मारे जा रहा था। उसे भी काफी चोट आ गई थी, पर फिर भी वह नहीं रुका था। अंतिम बचे आदमी को मारा तभी उस आदमी का फोन बजा। अयान ने ही कॉल उठाया और स्पीकर पर किया तो उधर से अरविंद की आवाज आई। हाँ बोला, मर गया वो हुड्डी वाला या अभी जिंदा है? अयान उस नीचे पड़े हुए आदमी की तरफ फोन बढ़ाते हुए इशारा किया कि बोल, मर गया। उस आदमी ने डरते हुए कहा, साहब बस अभी तुरंत ही मार गिराया उसे। तो दूसरी तरफ से सवाल है, सांसें चल रही है उसकी? नीचे पड़े आदमी ने फिर कहा, नहीं सर, सांसें नहीं चल रही, लगता है वो मर गया। तो अरविंद ने कहा, एक फोटो खींचकर मुझे सेंड करो और फेंक दो साले की लाश किसी गटर में। वो आदमी डरते डरते बोला, साहब इधर सुनसान एरिया है, बहुत है, इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा। फोटो तो ले लिया पर भेजी नहीं जा पा रही, थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करूंगा। ठीक है, अरविंद ने कहा। इधर अयान ने कॉल कट कर दिया और उस आदमी को बेहोश कर दिया। फिर आकर गाड़ी में बैठा तो प्रदीप ने कहा, तुझे तो कितनी चोट लगी है, क्या जरूरत थी कसम देकर रोकने की? हम साथ मिलकर लड़ते ना। प्रदीप ने अपना हाथ बढ़ाया तो अयान ने बीच में ही अपना हाथ अड़ा दिया, अपने जख्मों को छूने नहीं दिया। तभी अयान ने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए तो प्रदीप बोला, एक सेकंड रुक। अयान ने ब्रेक लगा दिया तो वह नीचे उतरा और बेहोश किए हुए आदमी को घसीटते हुए लाकर कार में डाल दिया। अयान ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी प्रदीप बोला, पूछा नहीं तूने कि क्यों लाया हूँ इसे उठाकर? अयान ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो प्रदीप बोला, इसलिए लाया हूँ किडियल डॉल से तेरी तरह लग रहा है ये। अरविंद को खत्म करने के बाद इसे भी खत्म कर देना, अपनी जगह किलर बनाकर खत्म करो आज सारा तमाशा। अब अच्छे से जिंदगी गुजारो। अयान अब भी चुप रहा। प्रदीप थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, नाराज है तू? तो अयान ने धीरे से कहा, हाँ। सोनिका ने कुछ बोलने की कोशिश की तो प्रदीप ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और चुप रहने का इशारा किया। फिर बोला, अभी जो तूने किया ना, इसी डर की वजह से ये हमने तुझे नहीं दिखाया था। अब तू गुस्सा होता है तो जाने कहां से तुझ में दोगुनी ताकत आ जाती है। मैं नहीं चाहता था कि तू कोई गलती करे और पकड़ा जाए। तो अयान ने कुछ नहीं कहा, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। प्रदीप ने फिर थोड़ा रुककर कहा, बोल ना कुछ। अयान ने कहा, क्या बोलूं? अयान ने गुस्से से कहा, जो कपड़े उन्होंने डाले हुए हैं उससे ये साफ जाहिर है ये उसी रोज की घटना है जिस रोज हमने अपने एक्सीडेंट का नाटक किया था। उनकी सांसें रुकने लगी थी, हालत खराब हो गई थी उनकी, और घर जाने पर ये सब हुआ उनके साथ। वो भी इंसान ही है। एक ही दिन में दो सांसें रोक देने वाली घटना उसके साथ हुई। कैसे बर्दाश्त किया होगा उन्होंने ये सब? और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि हमसे ये सब छिपाकर अच्छा किया तुमने? जान से मार देंगे हम उसे। इन जख्मों को हमने इसलिए तुम्हें हाथ नहीं लगाने दिया क्योंकि हम उस दर्द को महसूस करना चाहते हैं जो दर्द उस जाहिल इंसान ने उस रोज शहजादी को दिए। इन जख्मों से भी ज्यादा दर्द उन्होंने उस रोज झेला होगा। अब समझ में आया कि हमारे जाने के नाम पर उनका गले लगना हमें उनके डर का एहसास क्यों करा रहा था। उसे हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ दूर जाने के बाद अयान ने गाड़ी रोक दी और बोला, उतरो। क्यों? प्रदीप और सोनिका एक साथ बोले। अयान ने गहरी सांस भरकर कहा, क्योंकि यहाँ से तुम दोनों अपने घर जाओगे, हम अकेले जाएंगे। अब अरविंद के पास मुझे तुम लोगों को लेकर कोई रिस्क नहीं चाहिए और जो हम करेंगे वो तुम लोग देख भी नहीं पाओगे। तो जाओ अब।
मिलते हैं बाद में। प्रदीप ने उतरकर उसे असमंजस से देखा तो अयान ने खिड़की का शीशा नीचे करते हुए एक तरफ को इशारा किया। उन्होंने उधर देखा तो योगेश आ रहा था। प्रदीप अयान को सवालिया निगाहों से देखने लगा तो अयान ने कहा, काफी वक्त से मदद कर रहे ये मेरी। वक्त नहीं है, जाओ इसके साथ, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। योगेश उन्हें अपने साथ ले लिया और अयान अपने रास्ते निकल गया। इधर सोनम ने जब सुना कि अयान नहीं रहा तो वो सुध बुध सी खो बैठी। बिल्कुल ही सुन पड़ गई थी वो। प्रदीप उसे ये कहकर मेरी झोल में लाया कि उसके किसी दोस्त की सगाई है, तो सोनम उसकी चाल से अनजान तैयार होकर आ गई थी। वो कहाँ जानती थी कि ये सब तैयारी हॉल में उसके लिए की गई है। पंडित बैठ चुका था। तभी अरविंद हंसते हुए बोला, चलो आओ, शादी करते हैं। शौक मनाने की जरूरत नहीं है, वरना सोनिका से भी हाथ धो दोगी। सोनम कुछ नहीं बोली। वो जैसे कुछ सुन या देख नहीं पा रही थी। उधर सोनिका ने योगेश से पूछा, क्यों बे, तुम क्यों मदद करने लगे हमारी? तो योगेश चिढ़कर बोला, चुप रह चुईया, मैं अपनी मदद कर रहा हूँ, न कि तेरी। तो सोनिका ने आंख गोल करते हुए कहा, अब लगा कि तुम योगेश ही है। तभी योगेश ने उसे तभी योगेश ने उसे घूरते हुए देखा तो प्रदीप बोला, बस ना यार, इतने वक्त बाद मिले। और तुम दोनों ने फिर ताने मारना स्टार्ट कर दिया। योगेश ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, शुरू तो इसने ही किया है, पूरी तरह घायल हुई पड़ी है, लेकिन जबान देखो, तीखी मिर्ची। सोनिका ने आंख तेरे और बोली, प्रदीप से बात कर रही हो ना, तो करो, मैं तुमसे बोल नहीं रही, मेंढक कहीं के। योगेश कुछ कहता उससे पहले प्रदीप बोला, तुम क्यों कर रहे हो अयान की मदद? योगेश ने उसे देखा, फिर दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोला, मैं जहीदा से प्यार करता हूँ, लेकिन वो अरविंद से। मैं उसे अरविंद से बचाना चाहता हूँ। वो बस अपनी ही सुनता है और अपनी ही मानता है। जहीदा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे अरविंद का असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ, इसलिए अयान की मदद करता आ रहा हूँ। कुछ दिनों से अरविंद की सभी गतिविधियों की जानकारी मैं अयान को देता रहता था। भव्या के बारे में भी मैंने ही बताया था। आज भी मैंने ही उसे जानकारी दी, तुम्हारे ठिकाने की और सोनम की भी। तभी सोनिका ने पूछा, और जहीदा कहाँ है? तभी योगेश ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, वो भी होल ही गई है, अभी कुछ देर पहले। इधर सोनम को जब अरविंद मंडप में बिठाने लगा तो सोनम होश में आ गई और वह खड़ी हो गई। तो अरविंद ने पूछा, क्या हुआ, खड़ी क्यों हो गई? सोनम ने आंखों से अंगारे बरसाते हुए कहा, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। अरविंद खड़े होते हुए बोला, सोनिका वाला वीडियो फिर से दिखाऊं क्या? सोनम ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत जी ली हूं मैं डर डर कर। आज मैं अपने डर की हद पार करूंगी। जब जमीन ही नहीं बचा तो मुझे जीना ही नहीं है। तुमसे शादी के बाद तो वैसे भी सोनिका मुझे मरा हुआ मान लेगी, तो क्यों ना आज मैं मर ही जाऊं? तभी अरविंद ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उससे पहले सोनम भागकर भंडार की तरफ चली गई और चाकू उठा लिया। पंडित ये सब देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। सोनम ने खुद के पेट में चाकू मारना चाहा। तभी अरविंद ने सोनम के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की, तो भी सोनम ने अपनी कलाई काट ही ली। अरविंद ने चाकू छीनकर फेंक दिया और अब उसे पकड़ते हुए बोला, बहुत कर लिया है इनकार, बहुत दे दिया है टाइम। मरना चाहती हो ना तो मर जाना आराम से। भगवान ने धरती पर तुम्हें सिर्फ मरने के लिए भेजा नहीं है, मरने से पहले किसी के काम तो आ जाओ। उसने सोनम को जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा और बोला, इज्जत से बीवी बनाकर रखना चाहता था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जमील का भूत चढ़ चुका है, उससे अलग नहीं हो सकती। वो मर गया है, तुम भी मरोगे। अब मरना आराम से। मेरी रखेल बनने के बाद सोनम की कलाई से खून बह रहा था, फिर अरविंद भी लेकिन फिर भी अरविंद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सोनम अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके चंगुल से छूटने को छटपटा रही थी। अचानक ही उसके हाथ पर किसी धारदार चीज से वार हुआ और दर्द के साथ वह पीछे हट गया। एक हाथ उसके बदन से अलग हो चुका था। तभी अयान हुड्डी पहने सामने खड़ा हुआ था। उसका तन सुलग उठा और मन छलनी हो गया। अरविंद की इस हरकत पर वह जेब से रुमाल निकालकर सोनम के पास बैठते हुए बोला, तुझे क्या लगा कि हमारी कहानी खत्म हो गई? अरे ये तूफान तब तक नहीं थमेगा जब तक तुझे तबाह ना कर दे। अयान बैठकर सोनम की कलाई पर रुमाल बांधने लगा। सोनम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले तो वो धीरे से बोली, कसम वापस ली। अयान ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसे दुपट्टे में ढक दिया और खड़े होते हुए भागने की कोशिश करते अरविंद के दूसरे हाथ को भी काट डाला। खून देखकर मन जाने कैसा हो उठा, लेकिन आज अयान के सिर पर खून सवार हो चुका था। उसको अपनी कमजोरी को नियंत्रण में रखना था।
खून देखकर सिर चकराने के बाद भी आज उसे होश नहीं खोना था। अरविंद अब नीचे गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अयान को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ अरविंद का सोनम के साथ जबरदस्ती करना दिखाई दे रहा था। अयान ने एक बार फिर सिर घुमाकर सोनम की तरफ देखा और उसे इसी तरह देखते पाकर अरविंद के किसी भी शब्द पर गौर किए बिना उस पर लाइटर जलाकर उछाल दिया। वह जलने लगा और तड़पने लगा। तो अयान बोला, मेरी शहजादी के साथ गलत करने की कोशिश के बाद अब तक तू जिंदा बच गया, यही बहुत है तेरे लिए। आज तेरी हस्ती के खाक में मिलने का दिन है। दुआ है कि जहनुम नसीब हो तुझे। सोनम ने उसे जलते देखा। आज वो डरी नहीं, बल्कि उसे सुकून मिला और उसकी आंखें भी बंद हो गई। अयान पलट कर सोनम के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर वह इतना खून देख चुका था फिर कि अब और अधिक संभाल नहीं पाया, होश में नहीं रह गया और सोनम के पास से निढाल होकर गिर गया। जहिदा सब कुछ छिप कर देख रही थी। आज उसकी आंखों में अरविंद के लिए कोई आंसू नहीं आए, क्योंकि वह अरविंद को सोनम के साथ जबरदस्ती करते हुए देख चुकी थी और वो भी एक लड़की ही थी। इस हरकत को देखने के बाद उसने अपनी गन निकाली और अरविंद को मारने के लिए, लेकिन तभी जाने कहां से अयान ने आकर अरविंद की बाहें ही काट डाली। तो जहीदा ने अपनी गन रख ली और वह वहीं खड़ी हो गई। कुछ घंटों के बाद अयान की आंखें खुली तो वह प्रदीप के घर पर था। प्रदीप, सोनिका, योगेश, जहीदा उसके पास बैठे हुए थे। उसके जख्म साफ हो चुके थे और पट्टी कर दी गई थी। वह सबके मना करते 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 भी फुर्ती से उठकर बैठ गया और अभी कुछ पूछता उससे पहले ही सोनिका, जो कि खुद भी पट्टी करवाए बैठी थी, बोली, नजरें किसी की तलाश में है क्या? अयान बिना जवाब दिए उठकर खड़ा हुआ और बोला, शहजादी कहाँ है? सबने मुस्कुराते हुए आंखों में से एक तरफ को इशारा कर दिया। अयान उठकर उस तरफ चला गया। रूम में सोनिका खिड़की खोल रही थी। बाहर सुबह के नीलिमा आकाश छा रही थी, जिसका स्वागत वो करना चाहती थी। आसमान बेहद ही खूबसूरत हल्का नीला नजर आ रहा था। चारों तरफ से पक्षियों के चहचहाने की आवाजें मन को सुकून दे रही थी। रेड कलर के सूट में वो बेहद ही हसीन लग रही थी। आया ने हमेशा उसे लाइट कलर के ड्रेस में ही देखा था। आज पहली बार उसे रेड कपड़ों में देख रहा था। जी किया कि जाकर उसे चुपचाप अपनी बाहों में भर ले, पर वो तो सोनम से नाराज था ना। अया ने धीरे से पर्दे लगा दिए और आकर बेड पर बैठ गया। ये नया सवेरा कितना खूबसूरत था। सब लोग सही सलामत साथ थे और अरविंद नामक कांटा जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो चुका था। तभी अया ने बैठते हुए कहा, हमें यहाँ कौन लाया? सब सभी एक साथ बोले, सब। आया ने हैरानी से कहा, हाँ। प्रदीप बोला, हम योगेश के साथ होली आ गए थे। तू बेहोश हुआ हो तो मुझे और सोनम को उठाकर गाड़ी में डाला और उस गुंडे को भी जहिदा और योगेश ने मिलकर किलर का रूप दे दिया। अखबार में निकल जाएगा आज। सब सेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। तो अया ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया तुम सबका, हमारे गुनाहगार होते हुए भी हमसे नफरत न करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। तभी जहिदा बोली, गुनाहगारों को सजा देने वाला गुनाहगार नहीं होता। गुनाहगार तो वो है जो शराफत की आड़ में गुनाह करता है। तुमसे नफरत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसीलिए तुम्हारा साथ दिया। तभी कांस्टेबल योगेश ने हंसते हुए कहा, छोड़ो ये सब, ये बताओ कि अपनी बीवी को दुनिया के सामने कब ला रहे हो? दिल टूट जाएंगे हजारों लड़कियों के। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी ही मिलाऊंगा इन्हें सबसे। सोनम भी सिर नीचे किए मुस्कुरा रही थी। तुम लोगों का क्या ख्याल है शादी के बारे में? अयान ने पूछा। प्रदीप और योगेश एक साथ ही बोले, हम भी कर लेंगे अब कुछ ही महीनों में। सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। इससे खुशनुमा सुबह कोई नहीं हो सकती। 3 साल के बाद सोनिका, प्रदीप और योगेश, जहिदा की शादी हो चुकी थी। सोनिका, प्रदीप घूमने के लिए कनाडा गए हुए थे। वहीं प्रदीप के माँ बाप भी रहते थे। सभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।